एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने मांग का अर्थ, मांग के प्रकार व मांग के नियम पर डिस्कस किया था। आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मांग के नियम का अपवाद। मांग के नियम का अपवाद इसका मीन्स होता है जहां पे मांग का नियम लागू नहीं होता है उसे हम मांग के नियम का अपवाद कहते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जहां पे मांग का नियम लागू नहीं होता है? तो सबसे पहली वस्तु आती है गिफिन वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? गिफिन वस्तुएं, जिसे हम घटिया वस्तु भी कह सकते हैं। घटिया वस्तुएं हमारे मांग के नियम का अपवाद होती है, यानी जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। कैसे? कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वस्तु की मांग घटती है, ये हमारा मांग का नियम कहता है। और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। लेकिन घटिया किस्म की वस्तुओं का मांग के उल्टा होता है। कैसे? कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है इन वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लग जाती है, और वस्तु की कीमत घटती है तो इन वस्तुओं की डिमांड भी घटने लग जाती है। वो हमारी कहलाती है गिफिन वस्तुएं। जैसे कि मोटा अनाज है, मोटा अनाज, यदि इनकी कीमत गिरती है तो डिमांड भी कम हो जाएगी, कीमत बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ने लग जाती है। तो गिफिन वस्तुओं पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग का नियम लागू नहीं होता है। सेकंड नंबर वस्तुएं आती है हमारी अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुओं पर भी क्या होता है? मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे कि दवाइयां, कीमत चाहे कितनी बढ़ जाए, कीमत चाहे कितनी बढ़ जाए इन वस्तुओं की डिमांड में कमी नहीं होती है, और यदि इनकी कीमत में कमी हो जाए तो डिमांड में वृद्धि नहीं होती है। तो कह सकते हैं कि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है और अनिवार्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से नहीं है। तो इसका हम आंसर तभी दे पाएंगे जब हमें मांग के नियम को या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हमें पता है। तो अब हम पढ़ेंगे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी किन किन कारणों से मांग में कमी या वृद्धि होती है वो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कहलाते हैं। तो सबसे पहला तत्व होता है स्वयं की कीमतें। वस्तु की स्वयं की कीमतें क्या होती है? वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। यदि स्वयं की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और स्वयं की कीमत घट जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो वस्तु की जो स्वयं की कीमत है वो मांग को प्रभावित करती है। सेकंड नंबर आता है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय, तो उपभोक्ता की आय भी क्या करती है? मांग को प्रभावित करती है। कैसे? जब किसी व्यक्ति की आय यानी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो क्या करेगा? ज्यादा पैसा खर्च करेगा, यानी कि डिमांड बढ़ा देता है। जब व्यक्ति की आय घट जाती है तो डिमांड को भी कम कर देता है। तो कहा जा सकता है कि उपभोक्ता की आय भी क्या होती है? मांग को प्रभावित करती है, जिससे मांग कमी या मांग में वृद्धि हो जाती है। इसका थर्ड नंबर आता है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतें, तो संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी क्या होती है? मांग को प्रभावित करती है। तो संबंधित वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है पूरक वस्तुएं और सेकंड नंबर होती है
स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संबंधित वस्तुएं के प्रकार होते हैं, ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए 2। यानी संबंधित वस्तुएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक को हम पूरक वस्तु बोलते हैं और एक को हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। तो पूरक वस्तु, स्थानापन्न वस्तु क्या होते हैं, अभी इस पर हम डिस्कस कर लेंगे। पहले इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो स्वयं की कीमत भी मांग को प्रभावित करती है, मांग में कमी वृद्धि हो जाती है। सेकंड नंबर है उपभोक्ता की आय की वजह से मांग प्रभावित होती है। थर्ड नंबर आता है संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी क्या होती है, मांग को प्रभावित करती है। फॉर एग्जांपल के लिए चाय कॉफी मान लीजिए, चाय की कीमत बढ़ जाती है तो लोग डिमांड किसकी करेंगे, कॉफी की डिमांड करने लग जाते हैं। कीमत बढ़ी है चाय की, डिमांड किस में परिवर्तन आया है, किसकी डिमांड में परिवर्तन आया है, कॉफी की डिमांड में परिवर्तन आया है। तो कहा जा सकता है कि संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी क्या करती है, वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि कर सकती है, यानी कि डिमांड को प्रभावित कर सकती है। फोर्थ नंबर आता हमारा कि उपभोक्ताओं की रुचि फैशन में बदलाव। जब उपभोक्ता की फैशन रुचि में बदलाव आता है तो मांग प्रभावित हो जाती है। मान लीजिए कोई वस्तु मार्केट में, न्यू वस्तु आ गई है जिसके प्रति उपभोक्ता आकर्षित हो जाते हैं, तो क्या करेंगे, पुरानी वस्तु को छोड़ देंगे, नई वस्तु की डिमांड करने लग जाते हैं। कभी कभी उसके फैशन में या रुचि में परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से वस्तु की मांग में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो फोर्थ नंबर कारण बन जाएगा हमारा उपभोक्ताओं की फैशन व रुचि में बदलाव आने से मांग में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा भावी प्रत्याशा। भावी प्रत्याशा भी क्या करती है, मांग को प्रभावित करता है। भविष्य में हमें जब यह लगता है कि वस्तु की कीमत में कमी हो जाएगी तो हम क्या करते हैं, वर्तमान में उस वस्तु की डिमांड करना कम कर देंगे। और इसके विपरीत कीमत बढ़ने वाली होती है तो वर्तमान में हम क्या करेंगे, उस वस्तु की डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो भावी प्रत्याशा है, हमारी जो सोच है, वो भी क्या करती है, वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है विशेष परिस्थितियां। विशेष परिस्थितियां भी मांग को प्रभावित करती है। जैसे कि जब मौसम में परिवर्तन आता है तो हमारी वस्तु की डिमांड में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे गर्मी का सीजन आता है तो गर्म कपड़े की डिमांड कम हो जाती है, ठंडे कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होने लग जाती है। जब सर्दी आती है तो गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ने लग जाती है और ठंडे कपड़ों की डिमांड घटने लग जाती है। तो कुछ विशेष परिस्थितियां भी क्या होती है, वस्तु की डिमांड को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व है। आपके पास 4 ऑप्शन देते हैं, पहला ऑप्शन, सेकंड नंबर ऑप्शन, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर में कहा जा सकता है उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो मांग को प्रभावित करने वाले ये सभी तत्व है जिसकी वजह से मांग में कमी या वृद्धि होती है। अब हम बात करेंगे कि पूरक वस्तुएं क्या होती है और स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पूरक वस्तुएं क्या होती है। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ होता है, पूरक वस्तुएं कहलाती है। यानी ऐसी 2 वस्तुएं जिनका प्रयोग हम साथ साथ करते हैं, वह वस्तुएं हमारी पूरक वस्तुएं कहलाती है। जैसे कार पेट्रोल मान लो। और ऐसी कौन सी वस्तु जिनका प्रयोग हम साथ साथ करते हैं, पेन व शाही। ऐसी वस्तुएं होती है जिनका हम साथ साथ यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, यदि किसी एक वस्तु की
कीमत बढ़ने पर, कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की, दूसरी वस्तु की, दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है, मांग घट जाती है। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है, ऐसी वस्तुएं कहलाती है हमारी पूरक वस्तुएं। अब इसको हमें अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे दे रखा है आपको, एक वस्तु ले लेते हैं, जैसे कि शाही ले ली, यहाँ पे ले लेते हैं शाही, और यहाँ पे हम ले लेते हैं पेन। तो शाही की लेते हैं हम कीमत, और पेन की हमने क्या ले ली, मांग। शाही की कीमत ले ली, पेन की मांग ले लेते हैं। और प्रारंभ के अंदर ये मान के चलते हैं, कीमत दे रखी है O से P, और इसकी मात्रा दे रखी है, डिमांड दे रखी है, Q दे रखा है। अब देखो, यदि, और ये मान लेते हैं हमारे पास डिमांड वक्र दे रखा है। अब देखो, यदि शाही की कीमत बढ़ती है, शाही की कीमत बढ़ जाती है, OP से OP1 हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है, तो वस्तु की मांग में क्या आएगी, कमी आएगी। वस्तु की मांग में क्या आएगी, कमी। तो हमारी जो डिमांड है घटकर OQ से क्या हो जाएगी, OQ1 हो जाएगी। OQ से क्या हो जाएगी, OQ1 हो जाएगी। कीमत बढ़ गई, डिमांड क्या हो गई, घट गई, क्योंकि साथ साथ यूज होता है। एक वस्तु के बिना दूसरा का यूज नहीं किया जा सकता। जैसे कि शाही के बिना पेन का कोई यूज नहीं है, पेट्रोल के बिना कार का कोई यूज नहीं है। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम साथ साथ करते हैं पूरक वस्तुएं कहलाती है। एक वस्तु कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ऐसी वस्तु का, ऐसी वस्तु कीमत में संबंध क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरक, पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं व कीमत का संबंध क्या होता है, कीमत का संबंध क्या होता है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरक वस्तुएं व कीमत का संबंध होता है धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी दोनों ही नहीं, ऑप्शन डी दोनों। हमारा आंसर होना चाहिए, ये जो डायग्राम क्या शो कर रहा है, कीमत बढ़ने डिमांड में कमी हो रही है, यानी कि इन दोनों के बीच में संबंध होता है ऋणात्मक, यानी कि उल्टा, यानी कि विपरीत कह सकते हैं। तो पूरक वस्तु व कीमत का संबंध होता है ऋणात्मक। अब सेकंड नंबर जो वस्तु है वो हमारी है स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन्न वस्तु। तो स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती है, वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनका, जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग होता है। यानी कह सकते हैं कि जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग साथ साथ, जिनका प्रयोग साथ साथ नहीं, जिनका प्रयोग साथ साथ नहीं होता है, ऐसी वस्तुएं कहलाती है स्थानापन्न। यानी एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का यूज कर सकते हैं, ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं हमारी स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे चाय व कॉफी, चाय व कॉफी, चाय व कॉफी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम साथ साथ यूज न करके एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि शक्कर व गुड़ भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक वस्तु की, एक वस्तु, एक वस्तु की कीमत में, कीमत में वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर दूसरी, दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु की मांग में, दूसरी वस्तु की मांग में क्या हो जाती है,
वृद्धि होती है। दूसरी वस्तु की मांग में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसमें हमने देखा था कि जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है, दूसरे की वस्तु की मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। जबकि यहाँ पर क्या होती है? एक वस्तु की कीमत में क्या होती है? वृद्धि होती है, तो दूसरी वस्तु की मांग में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। कैसे? इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा 0 दे रखा है, यहाँ पे x और यहाँ पे y दे रखा है। यहाँ पे हम लेते हैं चाय ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉफी ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉफी, यहाँ की चाय की लेते हैं कीमत, चाय की कीमत, और यहाँ पे ले लेते हैं कॉफी की मांग। अब देखो, प्रारंभ के अंदर मान लेते हैं कि चाय की कीमत O से OP थी और कॉफी की मांग क्या थी? O से OQ थी। अब देखो, यदि यदि कीमत किसकी बढ़ रही है? चाय की कीमत बढ़ गई, चाय की कीमत हो जाती है OP से OP1 हो जाती है। चाय की कीमत बढ़ती है, चाय की कीमत बढ़ती है तो डिमांड किसकी कम हो जाएगी? चाय की डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? कॉफी की डिमांड बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि लोग क्या करेंगे? चाय की कीमत बढ़ने पर चाय की डिमांड कम करेंगे, कॉफी को ज्यादा पीना पसंद करेंगे, क्योंकि इसकी कीमत ऑलरेडी क्या है? इसकी तुलना में कम है। तो कीमत बढ़ रही है चाय की, और डिमांड किसकी बढ़ेगी? कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, OQ से OQ1 हो जाता है। तो हमारा जो मांग वक्र है, जो हमारा मांग वक्र क्या बन जाएगा? धनात्मक। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थानापन्न वस्तु व कीमत में संबंध, स्थानापन्न वस्तु व कीमत में संबंध होता है, तो हम कह देंगे धनात्मक होता है। हम कह सकते हैं सीधा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। कौन सी वस्तुओं में होता है? स्थानापन्न वस्तुओं में। तो अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि मांग फलन क्या होता है। मांग फलन क्या होता है? मांग फलन क्या होता है? तो देखो, फलन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि फलन क्या होता है। फलन का मीन्स होता है कि दो चर। फलन का मीन्स क्या होता है? दो चर। एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर, एक होता है आश्रित चर। स्वतंत्र चर व आश्रित चर के मात्रात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। मात्रात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं मांग फलन। तो ऐसा चर बताओ जो एक स्वतंत्र हो, एक आश्रित हो। तो मांग के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? मांग के अंदर हम अध्ययन करते हैं कीमत व वस्तु की मांग का अध्ययन करते हैं। तो फलन में दो चर होते हैं, स्वतंत्र चर व एक आश्रित चर। और मांग के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? वस्तु की कीमत का और वस्तु की मांग का। और अभी हम पढ़ रहे हैं मांग फलन। तो मांग फलन में दो चर होंगे, एक स्वतंत्र एक आश्रित। तो स्वतंत्र कौन सा चर माना जाता है? कीमत को माना जाता है। जबकि आश्रित चर कौन सा होती है? हमारी जो डिमांड है, जो मांग है, वो हमारा क्या होती है? आश्रित चर। तो हम कह सकते हैं कि कीमत व वस्तु की मांग में मात्रात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं? मांग फलन कहते हैं। क्यों? कीमत को स्वतंत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर ही मांग में क्या होता है? परिवर्तन। कल हमने पढ़ा था मांग का नियम। मांग का नियम कहा था कि कीमत बढ़ने पर मांग में क्या आती है? कमी आती है। तो परिवर्तन किस में हो रहा है? कीमत में परिवर्तन माना जाता है। कभी भी मांग में परिवर्तन करके कीमत में परिवर्तन करेंगे तो हमारा पूरा जो आंसर है एकदम रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है, कीमत एक स्वतंत्र चर है, जबकि मांग क्या मानी जाती है? आश्रित चर। तब कहा जाता है कि मांग फलन क्या होता है? वस्तु की कीमत व वस्तु की मांग में जो मात्रात्मक संबंध है उसे हम कहते हैं मांग फलन। तो मांग फलन का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो मांग फलन का फॉर्मूला लगता है Q बराबर फंक्शन प्राइस। Q का मतलब होती है मांग यानी कि डिमांड,
और पी का मतलब होता है कीमत यानी कि प्राइस, एफ का मतलब होता है फलन, एफ का मतलब होता है फलन यानी कि कीमत में परिवर्तन होने पर मात्रा में यानी मांग में क्या होता है परिवर्तन। तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मांग फलन का आशय है, निम्न में से 4 ऑप्शन आ सकता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ गए, मान लीजिए कि Q बराबर F और P आ गया। सेकेंड नंबर ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ, सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिया जा सकता है क्वांटिटी बराबर P बाहर आ जाएगा, F को अंदर दे दिया जाए। सी नंबर ऑप्शन आ सकता है क्वांटिटी यहाँ पर F, यहाँ पे आपको सप्लाई S दिया जा सकता है। और थर्ड के अंदर कहा जा सकता है, सॉरी फोर्थ के अंदर कहा जा सकता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए मांग फलन का ये वाला। तो गाइस आज हमने डिस्कस कर लिया है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। फिर हमने पढ़ा है कि वस्तु यानी कि संबंधित वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। संबंधित वस्तु 2 प्रकार की होती है, पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तुएं। और स्थानापन्न वस्तुएं पूरक वस्तु के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और हमने आज पढ़ा था मांग के नियम क्या, अपवाद क्या होता है, जहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता है, जैसे गिफिन वस्तुएं होती हैं, अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, जहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो गाइस आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस आप मेरे साथ बने रहिए, मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।